Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल सोशियोलॉजी से संबंधित है और यहाँ हम सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण चीज़ों को नए तरीके और नए सोच के साथ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किन के मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण की? लेवी स्ट्रास ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना की है, क्यों की है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, ऑप्शन बी सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, ऑप्शन सी सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट का ए, सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध। क्यों करते हैं इनकी आलोचना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नोट करते जाइएगा, यहाँ कुछ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताते हुए जाऊँगी और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करते जाइए ताकि आपकी एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए और जो आपके एग्जामिनेशन में जब भी आप जाएं तो एक क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाए एक ही साथ, एक ही जगह पे। तो इसका आंसर देखिए पहले। तो लेवी स्ट्रास क्या हैं? संरचनावादी हैं, संरचनावादी हैं और रेडक्लिफ ब्राउन संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। ठीक है। दूसरी बात इनकी देखें तो लेवी स्ट्रास संरचनावाद की अवधारणा देते हैं, संरचनावाद की अवधारणा देते हैं। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि संरचना क्या है? सामाजिक व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से बनी होती है। संरचना व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से बनी होती है, सामाजिक संबंधों से बनी होती है, इसलिए यह संरचना को क्या है? मूर्त मानते हैं, जबकि यहाँ लेवी स्ट्रास इसे अमूर्त मानते हैं। देखिए इस तरह की कॉम्परेटिव चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जिससे आप आसानी से समझ भी पाएंगे क्या अंतर है दोनों के संरचना में, क्या याद करने में भी आपको ईजी रहेगा इस तरह से। तो ये लेवी स्ट्रास संरचना को अमूर्त मानते हैं और रेडक्लिफ ब्राउन इसे मूर्त मानते हैं। लेवी स्ट्रास कहते हैं कि संरचना का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन भी है इस तरह से, देखिएगा नेट के पेपर निकाल के। और यहाँ ये कहते हैं कि संरचना क्या है? दो तरीके से बनी होती है, दो संरचना के दो प्रकार बताते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी और दूसरा सोशल फिजियोलॉजी। तो इस तरह से यहाँ लेवी स्ट्रास क्या अंतर करते हैं कि सामाजिक संरचना और संबंध में यह क्यों कोई अंतर नहीं करते हैं। यहाँ देखिए हमारा आंसर यहाँ मिल गया, इसी की आलोचना लेवी स्ट्रास करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन जाती है। यह एक कथन है और जिसका कारण भी लिखा हुआ है, उसे हमें देख लें। संस्थाओं ने व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। तो इस तरह से यहाँ कथन और कारण दिए, ये हमें बताना है कि कौन इस सही है और कौन सा गलत है और कौन इसकी व्याख्या करता है और नहीं करता है। तो पहले कथन को तो हम लोगों ने पढ़ा कि संस्थाएं व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो निरंतर पुनरावृत्ति के प्रयोग के कारण आदत बन गई है। तो संस्थाओं के कारण आदत बनती है, यह गलत बात है, यह नहीं है। संस्थाओं के कारण आदत नहीं बनती है। IHFCMI, याद करिए इस चीज़ को। आई से क्या हो गया हमारा? आइडिया। आइडिया से ही हमारा क्या है? यहाँ हैबिट बनता है, आइडिया से ही हैबिट बनता है और यही हैबिट आगे चलकर इंस्टीट्यूशन बनता है। संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा और कई एमसीक्यू में मैं इसको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट में ही बताती हूँ। तो आइडिया से हैबिट का निर्माण होता है, न कि हैबिट से क्या होता है? इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है, न कि इंस्टीट्यूशन से हैबिट का निर्माण नहीं होता है। तो यह क्या होता है? हैबिट से इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। तो यहाँ कथन ए क्या है? यह हमारा गलत हो जाता है। और संस्थाएं व्यक्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। संस्थाएं हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो कथन ए गलत है और कारण सही है। तो हमारा 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जनमत के निम्न अभिकरण में कौन एक नगरीय जन समुदाय की तुलना में ग्रामीण जन समुदाय की अभिरुचियों को उत्कृष्ट ढंग से प्रभावित करता है? दूरदर्शन, अखबार, रेडियो, सिनेमा। तो यहाँ हम देखें, नगरीय जन समुदाय और ग्रामीण जन समुदाय की रुचि को हमें बताना है उसकी तुलना में। तो ग्रामीण जन समुदाय की रुचि किस में होगी? रेडियो में होगी। 3 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि गांव में क्या है, पहले गांव में लाइट नहीं होता करती थी, यहाँ टेलीविज़न नहीं होता था और इलिटरेसी भी ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, रेडियो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा जन संचार का माध्यम होता था, जनमत का माध्यम होता था। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए मैकाइवर, बी डेविस, सी दुर्खीम, डी मार्क्स। तो यहाँ बहुत ही इजी और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इसको हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो आई थिंक इसका आंसर तो सभी बता सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किंसले डेविस महोदय करते हैं। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। प्लस इनको यहाँ पार्सन्स को रखिएगा कि पार्सन्स भी, डेविस और मूर के साथ पार्सन्स भी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। और डेविस कहते हैं कि समाज में क्या है, विभिन्न तरह के पद होते हैं जिसमें विभिन्न तरह के योग्य लोगों की आवश्यकता होती है। कोई पद महत्वपूर्ण होते हैं और कोई पद सामान्य होते हैं। तो महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्तरीकरण समाज में प्रक्रियात्मक रूप से आवश्यक है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है अन्यथा या सिर्फ एक विश्लेषणात्मक उपकरण है? किसने यह मत प्रस्तुत किया? KH हैल्फेक्री, टी पिन्हे, MW फॉग, PJ क्लॉक, जे गिलबर्ट। तो यहाँ यह एक कथन है, तो कथन का सीधा सा आंसर हमारा हो जाएगा 5 का बी। ग्रामीण का मूल तत्व कृषि है, नहीं तो यह एक विश्लेषणात्मक उपकरण है। यह कथन पिन्हे एवं काफ का है। तो इस तरह से 5 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। याद करते हैं कि इससे संबंधित कुछ और जानकारियों को आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कृषक समाज की बात हो जाती है तो कृषक समाज की सबसे पहले बात रेडफील्ड महोदय करते हैं और कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कौन मानते हैं? रेडफील्ड महोदय मानते हैं। और मध्यवर्ती समाज कहते हैं, मध्यवर्ती समाज कौन कहता है? क्रोबर कहते हैं। कृषक समाज की हम लोग बात करें, कृषक समाज को अवशिष्ट समाज रेडफील्ड कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जनजातियों से जो कुछ बचता है वो कृषि है, कृषक समाज है। तो अवशिष्ट इसलिए कहते हैं और क्रोबर इसलिए कहते हैं मध्यवर्ती, कि कहते हैं कि एक तरफ जनजातीय समाज है और एक तरफ औद्योगिक समाज है। तो इसलिए यह क्या है? एक तरफ औद्योगिक समाज है, तो इसलिए इसको मध्यवर्ती समाज कहते हैं। तो यहाँ कुछ और भी जानकारियाँ प्लस आपको ऐड होती जाएंगी, नोट करते जाइएगा। तो 5 का आंसर हम लोगों ने देख लिया यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने गेमेनसाफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट का वर्गीकरण प्रतिपादित किया है? डेविस, होमस, सीमेल, टर्निज। यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है और बहुत इजी भी है। गेमेनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट की अवधारणा कौन देते हैं? टर्निज महोदय देते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। याद करने के ट्रिक है इसमें, गेसेलसाफ्ट यहाँ स है, स से क्या होता है? शहर होता है, तो यह समाज हो जाएगा। और म से यहाँ समुदाय की बात करें, समुदाय और समाज के रूप में इसे देखते हैं, जिसे ये गेमेनसाफ्ट और गेसेलसाफ्ट कहते हैं। वहीं हम होमेंस की बात करें तो होमेंस अस्थाई समूह और अस्थाई समूह की 2 तरह की अवधारणा देते हैं, अस्थाई समूह और अस्थाई समूह। अस्थाई समूह। सीमेल को देखें तो सीमेल एक एकल समूह, द्विक समूह और त्रिक समूह की बात करते हैं। समूह से संबंधित वीडियो बना हुआ है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो वहाँ समूह से संबंधित वीडियो को देखिए और बहुत सारी क्वेश्चंस के हल आप खुद ही निकाल लेंगे इस तरह। तो 6 का आंसर हम लोगों ने यहाँ देखा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है?
तो यहाँ क्वेश्चन को देख लें कि सामाजिक व्यवस्था की कैसे रचना होती है और इसकी निरंतरता के लिए प्रमुख प्रक्रिया क्या है। तो सामाजिक व्यवस्था जो जानते होंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं, लेकिन यह एक यहाँ समझना जरूरी है कि सामाजिक व्यवस्था कैसे बनती है पार्सन्स के अनुसार। अगर ऑप्शंस को देखें तो लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण और ये अनुकूलन, ये तीनों क्या है, ये सामाजिक आवश्यकता की बात करते हैं। एजिल मॉडल ये देते हैं, ये इसका आपके ऑप्शंस हो गए। एजिल से एडेप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन और लेटेंसी, तो यहाँ तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा सी, संस्थाकरण। लेकिन सही हमारा आंसर कैसे बनता है इसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। यह आपको कहीं भी किसी भी आपको कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ आपको एकदम पॉइंट वाइज और एक चार्ट प्लान की तरह आपको समझा देती हूँ। कॉपी और पेन करके नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था की रचना कैसे होती है। पार्सन्स क्या है, सामाजिक व्यवस्था को या सामाजिक क्रिया की सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या है। सामाजिक क्रिया द्वारा निर्भर होती है, सामाजिक क्रिया द्वारा बनती है, जिसे ये यूनिट एक्ट कहते हैं। यूनिट एक्ट करते हैं, यूनिट एक्ट। और यह यूनिट एक्ट कैसे बनता है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन से मिल के बनता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन प्लस वैल्यू ओरिएंटेशन से यूनिट एक्ट बनता है। तो यह एक सामाजिक क्रिया को यूनिट एक्ट बोलते हैं। और यूनिट एक्ट क्या है, यह एक ईगो और जब अल्टर, जब कोई व्यक्ति कर्ता जो होता है उसे ईगो कहते हैं, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा या दूसरा अन्य व्यक्ति होगा उसे ये अल्टर कहते हैं। तो जब दोनों के बीच में अंतः क्रिया होगी तो ये क्या होगा, इसका यूनिट एक्ट आएगा और अल्टर का यूनिट एक्ट कार्य करेगा। तो क्या होगा, दोनों के यूनिट एक्ट बार बार मिलेंगे, बारंबार होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, संस्था का निर्माण होगा। और इसी संस्था के निर्माण को यह संस्थाकरण कहते हैं, संस्थाकरण कहते हैं। और इसी संस्था से क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, संरचना का निर्माण होता है। और संरचना से सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो इस तरह से, इसलिए हमारा आंसर यहाँ आ गया संस्थाकरण। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लें तो एग्जाम्पल इसका बन जाएगा, आपको मेहमान नवाजी करते हैं हम लोग, मेहमान नवाजी। तो पहले क्या होता है कि पहले कोई भी व्यक्ति है, ईगो है, जब दूसरे किसी के यहाँ गए, उसने कुछ खिलाया पिलाया, उसको रिस्पेक्टेड वर्ड्स बोले, उसको थोड़ा समय दिया, तो इस तरह से क्या है, उसे अच्छा लगा ईगो को। फिर इसी तरह से जब अल्टर है वो ईगो के यहाँ गया तो उसने भी इसी तरह से कोशिश की करने के लिए। तो यह क्रिया जब बार बार होती गई तो ये क्या है, एक संस्था का रूप ले ली। और इसी से क्या है, संरचना का निर्माण हो जाता है और इसी से सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा सामाजिक व्यवस्था किस तरह से पार्सन समझाते हैं। तो 7 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 तथा 2 को मिलान करना है, मैचिंग करना है हमें। चलिए देख लेते हैं क्या है। सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है, दुर्खीम महोदय करते हैं। बहुत इजी है, दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इनके जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सभी को आप वहाँ देख सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है, यह भी इससे भी संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। तो आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है। आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कूले महोदय का है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। और भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात कौन करते हैं, आकबर्न महोदय करते हैं। इससे भी संबंधित वीडियो बना हुआ है सभी चीज़ों से, तो वहाँ देखिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी का 1 2 3 4 लाइन से है, तो हमारा आंसर यहाँ हो गया बी। 8 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है। समिति की विशेषता नहीं है, बहुत बार इस चीज़ को मैंने बता दिया है। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा अंश औपव्य बी नी। मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं फॉर्मूला के माध्यम से समझा देती हूँ। और इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसका एक उद्देश्य होता है, बिल्कुल यह एक इसका निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है।
औपचारिक नियम होते हैं, देखिए यहाँ औपचारिक नियम होते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, औ से हो गया आपको औपचारिक नियम होते हैं, ये भी इसकी विशेषताएं हो गई। औपचारिक नियम यहाँ हो गया। सहयोग की भावना होती है और अ से इसका हो गया यहाँ अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति। ऐच्छिक सदस्यता होती है, एक साधन के रूप में होता है। अस्थायी प्रकृति होती है, संरचना एवं संगठन होता है। संरचना यहाँ स से हो गया, यहाँ जो हो गया तो यहाँ संरचना एवं संगठन हो गया, तो यहाँ सहयोग की बात भी आ गई। संरचना और संगठन होता है एक, तो यहाँ सहयोग की भी बात हो गई। और अस्थायी प्रकृति इसकी नहीं होती है, ये इसकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी होती है। जब उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो यह भंग भी हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ 9 का हो जाएगा डी। औपचारिकता नियम होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है, विचारपूर्वक स्थापना होती है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, नियम एवं निश्चित नियम कानून होते हैं। तो 9 का आंसर हम लोगों ने डी हो गया। इससे संबंधित जो भी जानकारी और जाननी हो तो समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए और अपनी जानकारी प्राप्त करिए। तो 9 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यकृत अन्य के प्रत्यय का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ कूले, मीड, पार्सन्स, स्पेंसर। बहुत इजी है, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन इसको आज हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सामान्यकृत अन्य की अवधारणा कौन देता है। तो यह तो मीड महोदय देते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यह सामान्यकृत अन्य क्या है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। मीड कहते हैं कि समाजीकरण क्या है। मीड के अनुसार समाजीकरण आई का मी में रूपांतरण होना ही समाजीकरण है। आई का मी में रूपांतरण ही क्या है, समाजीकरण कहलाता है। आई क्या है और मी क्या है? आई एक जैविक स्व है। जब व्यक्ति कोई बच्चा पैदा होता है तो वह उसका जो मानसिक वो होता है वो स्व उसका जैविक होता है, और मी क्या है, इसका सामाजिक स्व होता है। ई का क्या है, इसमें समाजीकरण आई में अभी नहीं हुआ रहता है। आई में समाजीकरण नहीं होता है, और मी जब बन जाता है तो क्या है, इसका समाजीकरण हो चुका होता है। लेकिन यह समाजीकरण कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है? तो ये क्या होता है, इसका माध्यम क्या होता है, लोग होते हैं, समाज होता है। तो समाज में जो लोग होते हैं उसे ही कहते हैं, समाज में जिनके द्वारा ये समाजीकरण होता है उसे सामान्यकृत अन्य भी कहते हैं। उन लोगों को सामान्यकृत अन्य कहते हैं। सामान्यकृत अन्य कहते हैं। और कहीं कहीं कुछ विशेष लोगों के होते हैं तो उसे विशिष्टीकृत अन्य कहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन से और भी किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, या क्यों क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेंगी। और इस तरह से आपके एक नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। समाजीकरण से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिए, और बहुत सारे आपकी डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। 10 का आंसर हो गया यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संस्थाओं के विकास में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इजी। संस्था से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, और संस्था से संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, वहाँ देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। विचार, समूह की आदतें, व्यक्तित्व या संरचना। तो संस्थाओं के विकास में क्या है, IHFCMI। इसको कौन बताता है विकास की बात? समनर महोदय करते हैं, फोकवेज इनकी बुक होती है। तो यहाँ आई से हमारा हो जाता है, आई से यहाँ हो गया हमारा आइडिया, और समूह की आदतें H हैबिट, और इन सब के मिल के एक जब एक संरचना के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं तो संस्था का निर्माण हो जाता है इन सब से, और तब संस्था का निर्माण होता है, इंस्टीट्यूशन का। तो क्या है, तो हमारे विचार हो गए, समूह की आदतें हो गई, संरचना हो गई, लेकिन व्यक्तित्व नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, संस्था में कौन नहीं होता है? तो 11 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा वहाँ। तो यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन से संबंधित मैं यहाँ करीब उसके डबल ट्रिपल क्वेश्चन उससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझ लिया।
और इस तरह से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिल गई होंगी। तो आई थिंक आज का जो है वीडियो रहा होगा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।